हेलो एवरीवन, श्रद्धा दिस साइड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स को लेके आपके मन में कुछ सवाल तो होंगे ही। चलिए जानते हैं उनके आंसर्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, जो आपको सही समय में सही इन्वेस्टमेंट करने में मदद करने वाले हैं। हेलो सर। हेलो श्रद्धा, हाउ आर यू? बढ़िया सर, हमारे इन्वेस्टर्स के कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आज हम आपसे लेने वाले हैं। ओह, मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का समय है क्योंकि मैं स्वराज फिनप्रो के सीएमडी मिस्टर अजय जैन सर के साथ में हूँ। मैं उनसे उन क्वेश्चंस का आंसर लेने वाली हूँ जो आप सभी के मन में हैं और जनरली आप इनका आंसर पाने के लिए गूगल किया करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के गूगल मिस्टर अजय जैन सर से आज मैं मुखातिब हूँ। सर, आज मुझे लग रहा है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉमन इन्वेस्टर के लिए, तो समय नहीं गवाते हैं। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ, व्हाट इज द राइट एज ऑफ इन्वेस्टमेंट? श्रद्धा, you have asked the very correct question. Right age of the investment is जब आपके पास में फर्स्ट पेचेक आता है। जिस दिन आप पहली कमाई शुरू करते हैं उस दिन से आपको इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहिए। जैसे हमारी इनकम शुरू होती है वैसे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। वेरी करेक्ट। दूसरा सवाल सर ये है कि इन्वेस्टमेंट करते समय कौन कौन से मेन गोल है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? श्रद्धा, जो बेसिक 3 गोल होते हैं हर एक की जिंदगी में, वो तो उसको सबसे पहले प्लान करना ही चाहिए। जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी और आपका अपना रिटायरमेंट। और इन तीनों गोल से भी सबसे पहले एक गोल आपको प्लान करना है, वो है आपका कंटिजेंसी फंड। अब कंटिजेंसी फंड मतलब क्या हो गया कि इमरजेंसी में यदि आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आपको किसी से मांगने नहीं जाना पड़े। तो ये 4 गोल्स हो गए, एक कंटिजेंसी फंड, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई और आपका अपना रिटायरमेंट। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए चलते हैं अपना तीसरे सवाल की तरफ। चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जेन जी के लिए। जेन जी मतलब वो लोग जो 1998 के बाद के हुए, जिनकी जनरेशन इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफी कॉन्शियस तो है और हर सवाल के लिए बस गूगल ही करती रहती है, कोई एडवाइस देने वाले ही नहीं। जेन जी के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? जेन जी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, थिंक लॉन्ग टर्म और बी करेजियस टू टेक मार्केट रिस्क। मैं आप क्यों बोलता हूं ये चीज, क्योंकि मार्केट के फ्लक्चुएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास में बहुत लंबा समय है। मेरे जैसी उम्र वाले को कहेंगे कि मैं मार्केट में आज से रिस्क लेना शुरू करूं, शायद मुझे डर लगेगा। लेकिन जेन जी जो न्यू जनरेशन है, जो अभी अभी कमाना स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको मार्केट रिस्क को समझते हुए और मार्केट के रिस्क को लेने की जरूरत है और हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन में विचार करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। मतलब कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों का कॉम्बो बना के उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। परफेक्ट। अभी भी कुछ लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही क्यों चाहिए। तो आज अपना चौथा क्वेश्चन जो है वो यही कि सर, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन श्रद्धा। फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक की लाइफ में बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हर कार्य के लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आपको यदि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो भी आप प्लान करके ही जाते हो। मुझे कब पहुंचना है, कौन से साधन से मुझे जाना चाहिए, कौन सा साधन मुझे इकोनॉमिक पड़ेगा, ये सारी चीजें। और इसीलिए बिल्कुल इसी बिना पे मैं आपको बोलता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ कह देने से नहीं होती, उसके लिए आपको बाकायदा एक्सपर्ट्स के साथ में, गाइड के साथ में बैठ के प्लान करना चाहिए। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं। आपको कार खरीदना है, आपको विदेश घूमने जाना है, आपको डोनेशन करना है, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने ये तो प्लान कर लिया कि आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, साथ में आपको कितना रुपया उस समय लगने वाला है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। उस गोल को कैसे अचीव करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारे के सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट होते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसेट एलोकेशन, यानी कि कौन सी एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करके गोल अचीव करना है। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट्स हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले फाइनेंशियल प्लानिंग अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं अपने न्यूली पेरेंट्स के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। चलिए जानते हैं सर से। फौज में सिखाया जाता है एक दुश्मन एक गोली, वैसे ही आपके हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक एसआईपी जरूरी है। तो यदि आप न्यू पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के लिए भी आपको एक एसआईपी जरूर से रजिस्टर करना चाहिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रिटायरमेंट कैसे और कब प्लान करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है श्रद्धा। जब आपका फर्स्ट पे चेक आया तो मेरा मानना है कि उसी दिन से आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि हम तो कभी रिटायर नहीं होंगे, बट मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति को जिंदगी में कभी ना कभी रिटायर होना ही पड़ेगा। और मेरी अपनी फिलॉसफी है कि रिटायरमेंट की उम्र वो उम्र नहीं है जिस दिन से आप कमाना बंद कर दो, बल्कि रिटायरमेंट की उम्र वो उम्र है जिसके बाद में अब आपको और कमाने की चिंता ना रहे। सो मेरा बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, जिस दिन पहला पे चेक मिले उस दिन से रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करें। चलिए, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हमने जान लिया, अब इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हैं ये जानते हैं। इमरजेंसी फंड यानी कंटिजेंसी फंड, मेरा क्लियर एक मानना है कि आपके 6 महीने के खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपको एक किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए जहां से कि आप कभी भी विड्रॉ कर सके, यानी 100% लिक्विडिटी रहे, ताकि इन केस अगले 6 महीने यदि आप किसी तरह से कमा नहीं पा रहे हैं या कमाने योग्य नहीं हैं तो आपके घर के खर्चे निर्बाध रूप से चलते रहें। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि बच्चों के एजुकेशन प्लान के लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे चूज करें। न्यूली बॉर्न बच्चा है या 2 साल 3 साल 5 साल का बच्चा है तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए उसको कम से कम 18 की उम्र तक का तो वेट करना है। और इस लंबे पीरियड में आप वो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स चूज करें जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अब देखो, एजुकेशन का इन्फ्लेशन नॉर्मली आप देखोगे तो 10% से ज्यादा है, यानी कि हर साल 10% से ज्यादा एजुकेशन की कॉस्ट एस्केलेट कर जाती है। अब यदि किसी के घर में आज बच्चा 3 साल का है और यदि हायर एजुकेशन की कॉस्ट आज 5 लाख रुपए साल की है, तो आने वाले सालों में यानी जब वो बच्चा 18 का होगा तब आपकी एजुकेशन की कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन को आप कैलकुलेट करें। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत शानदार स्कीम सन 2001 में लॉन्च हुई, दैट इज HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, राइट। अब ये स्कीम में जो इक्विटी ओरिएंटेड प्लान है उसके रिटर्न्स सन 2001 से लेके अभी तक के, जिसने भी इस स्कीम में SIP करी उसके रिटर्न्स हैं लगभग 16% सालाना के। यस, अभी रिसेंटली SBI म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम लॉन्च करी सन 2020 में, उसके रिटर्न्स आए लगभग 30% सालाना कंपाउंडिंग के। तो व्हाट आई मीन टू से कि ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, always choose those products that can beat inflation very well. थैंक यू सो मच सर। आई होप कि अपने इन्वेस्टर्स को सारे सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। थैंक यू श्रद्धा, मुझे आज आपके इन प्रश्नों के जवाब देने में बहुत प्रसन्नता हुई। इनफैक्ट मैं जब भी इस तरह के प्रश्न सुनता हूं तो मेरे अंदर से नेचुरली उनके आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरी एक दिली इच्छा होती है कि मैं मेरे क्लाइंट्स को सही गाइडेंस कर सकूं, उनको गोल्स को अचीव करने में उनको हेल्प कर सकूं, राइट श्रद्धा। और हमारी कंपनी स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड आज 150 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट हमारी कंपनी मैनेज करती है अपने क्लाइंट्स का और उनको हेल्प करती है उनके गोल्स को अचीव करने में। और हम जो सॉफ्टवेयर और जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं उसके जरिए इतना ईज ऑफ डूइंग हम कर चुके हैं, हमारे क्लाइंट्स सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे उनको इन्वेस्टमेंट करना हो। और हमारा जो आफ्टर सेल्स सपोर्ट जो है, हमारी टीम है, वो आगे बढ़ के हमारे इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करती है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले सालों में हमारे इन्वेस्टर्स की वेल्थ लगातार बढ़ती चली जाए और हमको ऐसे ही आप लोगों के साथ में खुश होने का मौका मिले। धन्यवाद। Keep investing, happy investing.